के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सुधीर जी, आपके साथ बात करते समय जी, और आप जिस तरह से कार्यक्रम रोज करते हो, मैं बहुत दिन सुनता रहता हूं और महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से आपको टारगेट करने की कुछ ताकतें प्रयास कर रही है, उसकी मैं पहले ही भर्त्सना करता हूं। जी प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने ये बात कहकर हमारा मनोबल बढ़ाया। क्योंकि सच जो है वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता और आजकल आप देख रहे हैं सच को दबाने के लिए कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, बहुत सारी चीजें अभी हो रही हैं। जी, और सत्ता में न होते हुए भी ये कर रहे हैं। सत्ता में थे तो इमरजेंसी लाई, अब सत्ता में नहीं है तो कोर्ट एक हथियार बना दिया। जी जी, बट आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने हमारा मनोबल बढ़ाया। प्रकाश जी, आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं और उस नाते आप भारत सरकार के प्रवक्ता भी हैं। आपका काम है लोगों को ये बताना, जानकारी देना कि भारत सरकार क्या कर रही है। इस समय अभूतपूर्व संकट की घड़ी है, देश ने ऐसा समय पहले कभी नहीं देखा। इस समय आपकी जो चुनौती है वो कितनी बड़ी है और क्या आपको लगता है कि आप सही तस्वीर देश में और देश के बाहर दे पा रहे हैं सरकार की? मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकट को हम मात देंगे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि यह संकट कितना बड़ा है। किसी को आता पता नहीं कहां से आया, कैसे आया और कितने दिन रहेगा। उसका वैक्सीन या दवा नहीं है और इसलिए किस तरह से फैलता है इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आती गई। लेकिन मुझे एक बताना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री इतने सचेत थे कि भारत का पहला पेशेंट 30 जनवरी को आया, तो 30 जनवरी के पहले एक महीने से ही प्रधानमंत्री लगातार हर कैबिनेट के मीटिंग के बाद बताते थे कि किस तरह का संकट आ सकता है और हमें कैसी तैयारी करनी पड़ेगी। और उनके मन में स्पष्ट चित्र था और वो उन्होंने तैयारी करके दिखाई। जहां एक भी सामान कोविड के रिलेटेड भारत में नहीं मिलता था, पीपीई हो, वो स्वैब स्टिक हो या मास्क हो या वेंटिलेटर मशीन्स हो, जो भी जरूरी है वो कुछ नहीं मिलता था। आज सब कुछ भारत में तैयार होने लगा। 4 महीने में यह परिवर्तन आया। जहां एक लैब थी वहां 300 से ज्यादा लैब्स हो गई। तो अगर प्लानिंग ढंग से करेंगे और अगर दृष्टि है तो कहां तक पहुंच सकते हैं, इसका ये उदाहरण है। लेकिन एक सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन हट रहा है, लेकिन हमारी जो संख्या है संक्रमण की वो अब भी बढ़ रही है। यानी जो हमारा जो कर्व है वो अभी फ्लैट नहीं हुआ है और उससे पहले ही लॉकडाउन हटना शुरू हो गया है। तो ये जो कोरिलेशन है ये अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको ऐसा लगता है कि लॉकडाउन थोड़ा हमने जल्दी उसको हटाना शुरू कर दिया? क्या हमें और लंबे लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है? नहीं, संख्या अभी बढ़ रही है, लेकिन एक फर्क समझना चाहिए। जब हमने लॉकडाउन लगाया तो हर 3 दिन में संख्या दुगुनी होती थी, अब 13 दिन में दुगुनी हो रही है। तो इसमें मैंने जानबूझ के ये देखा है कि आज हम ज्यादा 80,000 एक्टिव केसेस है, तो हमें समझना चाहिए दिखने में 1.5 लाख तक का लगता है, लेकिन एक्टिव केसेस 80,000 है और उसमें 1% या 2% ही जिनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे जाना पड़ रहा है, इतनी संख्या है। और खासकर मुंबई शहर और एक 10-12 शहरों का ही मुद्दा रहा है कि जहां ये बढ़ा है। बाकी सब जगह मैनेज हुआ है और देहात में भी लोग पूरी अच्छी तरीके से उसका डिस्टेंसिंग वगैरह सब कर रहे हैं। जी, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हम जुलाई में जाकर पीक करेंगे। आपका
सरकार का अभी क्या आकलन है? आप आज लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि अभी हम कब तक जो है ये हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा, कब ये फ्लैट होगा और कब ये नीचे उतरना शुरू होगा? मोदी जी विशेषज्ञों की लगातार फीडबैक लेते हैं, ग्राउंड की फीडबैक लेते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है इसका फीडबैक लेते हैं और उसके आधार पर जो विज्ञान कहता है उसी के आधार पर निर्णय होते हैं। और इसलिए ये अभी कहना मेरे लिए तो नामुमकिन है कि कैसे बढ़ेगा, कब फ्लैट होगा। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो कह रहे थे कि मई एंड में 30 मई को 30 लाख लोग यहां बीमार होंगे, लेकिन नहीं हुआ है। तो ये जो हमने नुकसान सबसे कम रखा है दुनिया में, इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतनी सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद भी भारत ने जिस तरह से कोविड संकट को संभाला है, अमेरिका, जर्मन, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्राजील और बाकी ईरान, चीन, खुद सभी देशों को ये एक आश्चर्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही सोच विचार करके कदम उठा रहे हैं और आगे भी जो कदम उठाने जरूरी होंगे उठाएंगे। जी, इस दौरान प्रकाश जी हमने ये भी देखा कि राजनीति जो कोविड-19 को लेकर एक नई तरह की राजनीति बन गई है। अब लगातार राजनीति हो रही है, विपक्ष भी राजनीति कर रहा है। आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में जो सारे मामलों का जो 1/3 मामले हैं वो महाराष्ट्र में है और उसमें से भी जो आधे मामले हैं वो मुंबई में है। तो महाराष्ट्र आपके गृह राज्य में इतने हालात खराब क्यों हुए? ये हालात मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश ने लॉकडाउन पहले शुरू किया, लेकिन केवल लॉकडाउन करने से संकट समाप्त नहीं होता। उसके लिए जो माइक्रो मैनेजमेंट करनी पड़ती है वो समहाउ महाराष्ट्र सरकार में एक विषमवाद की स्थिति रही और कोई निर्णय करने वाला नहीं रहा, ऐसे लोगों का मानना है। मैं मंत्री हूं भारत सरकार में, तो आज मेरा ये काम नहीं है कि किस सरकार का क्या दोष है, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ तो और एफिशिएंटली काम किया जा सकता था। जी, आज राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि भाई मैं उसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है नहीं ले सकता, क्योंकि हम लोग सरकार नहीं चला रहे, हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। पीछे से सपोर्ट क्या है? वो अगर अपना सपोर्ट निकालते हैं तो सरकार 1 मिनट में गिरेगी। सरकार ही कांग्रेस की है, हमें समझना चाहिए। कांग्रेस, एनसीपी, इनके खिलाफ शिवसेना लड़ी थी, हमारे साथ मिलकर लड़ी थी। शिवसेना ने जनता के मतों का अनादर करते हुए ये अपनी साइड बदली है, लेकिन आज उस राजनीति में भी मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी हम सीरियसली कोविड के संकट को मात देने का एकमात्र लक्ष्य रख के आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट्र को और अधिक अच्छा प्रशासनिक काम करना चाहिए। जी, एक मांग बीच में ये उठी थी कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा अगर होता है तो महाराष्ट्र में ज्यादा बेहतर काम हो पाएगा कोविड-19 को लेकर? नहीं भाई, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है, 2 कारणों से। क्योंकि इसकी एक लंबी प्रोसेस होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल अगर क्राइसिस होता है तो होता है, तो इसलिए अभी इसके बारे में कुछ भी बोलना मुनासिब भी नहीं और जरूरी भी नहीं। जी प्रकाश जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय आपके 3 बेस्ट स्टेट्स कौन से हैं और 3 वर्स्ट स्टेट्स कौन से हैं जिन्होंने इस बार काम किया कोविड-19 में, तो क्या आप बता पाएंगे? मैं ये कहूंगा कि भारत ने अच्छा काम किया है और पूरा भारत एक है। जी, भारत की अगर बात करें तो प्रकाश जी, अब इस बार हमने ये देखा कि पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर इससे पहले हुआ करता था वो अब बदल रहा है। जिन देशों को हम शक्तिशाली समझा करते थे, जिन नेताओं को हम शक्तिशाली समझा करते थे, जिन्हें हमने पूरी दुनिया की रणनीति का ठेका दे रखा था, वो सारे देश और वो सारे नेता कितने कमजोर हैं ये दुनिया ने देखा। तो अब ऐसा लगता है कि इस समय दुनिया में जो शीर्ष पर
नेतृत्व में एक वैक्यूम दिखाई देता है। क्या भारत जैसे देश उस वैक्यूम को भर सकते हैं? आपको लगता है कि अब एक नई व्यवस्था आएगी कोविड-19 के बाद, नई विश्व व्यवस्था? मोदी जी की एक विशेषता आप समझिए कि वो दुनिया में जो चल रहा है क्या समझ लेते हैं पूरा, और दूसरा चुनौती को अवसर में बदलते हैं और उसका लंबा परिणाम हो इसकी योजना करते हैं। जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया तो कच्छ में जहां कुछ भी नहीं था, जिसे बैरन लैंड कहते थे, ऐसे कच्छ में उन्होंने इतना मूलभूत काम किया, इतना कच्छ का एम्पावरमेंट किया कि उस एम्पावरमेंट को लेकर आज कच्छ एक्सपोर्टिंग में और बाकी सभी विषयों में बहुत आगे बढ़ गया। एक समृद्ध प्रदेश हो गया, एक समृद्ध विभाग हो गया। तो ये मोदी जी के दूरदृष्टि का परिचय है। गुजरात ने देखा है, अब देश देख रहा है, तो ये अवसर भी जाने नहीं देंगे। ये भारत की घड़ी है और भारत इसमें अच्छा काम करके दिखाएगा। जी, अगर मैं आपसे हैवी इंडस्ट्रीज की बात करूं, देखिए इस समय पूरी दुनिया बंद पड़ी है, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं। हैवी इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो बहुत नुकसान हुआ है। आप देखिए कि 45 दिन का जो शटडाउन रहा फैक्ट्रियों का, उसमें लगभग कहते हैं कि 1 लाख करोड़ का नुकसान तो सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही हो गया है। इसके अलावा और बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेबर का बहुत नुकसान हुआ है। आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी को रीस्टार्ट करते करते, खासतौर पर ऐसे में जब लोग कह रहे हैं कि अब जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली जाएगी, आप भारत का आउटलुक कैसा देखते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता कि नेगेटिव में जाएंगी, लेकिन निश्चित रूप से कम होगी और दुनिया की सभी नेगेटिव में जाने वाली है। तो ये इस पृष्ठभूमि में कंपैरेटिवली हमारा परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। लेकिन ये चुनौती है, ये संकट गहरा है और इससे बाहर आने के लिए पहले जान बचाना और फिर जहां बचाना, ये प्रायोरिटी से काम हुआ है। और अब ये फेज आई है कि जान भी जहान भी, क्योंकि अभी उपाय समझा है। जब तक वैक्सीन नहीं निकलता हमारे पास 4 विधाएं हैं। एक तो हम बार बार हाथ धोए, दूसरा भीड़ में न जाए, भीड़ न करे और ज्यादा से ज्यादा घर में रुके, बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करे और उसके साथ साथ 6 फुट की दूरी बना के रखे चले। अगर ये 4 चीजें सिंपल है, ये अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को उसका डेंजर हो जाएगा। और इसलिए अब लोग गांव में भी क्यों जा रहे वापस? एक घर वालों को भी मिलना था और गांव में जगह होती है, शहरों में जगह नहीं होती। एक रूम में 4-4, 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, एक छोटी रूम होती है, वहां जगह है और इसलिए लोग गए हैं। मुझे लगता है हम मात देंगे। जी जावड़ेकर जी, एक बात आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब सिस्टम में भी, लोगों में भी और सिस्टम में भी एक फटीग दिखाई दे रही है, एक थकान दिखाई दे रही है? लॉकडाउन के तीसरे चरण तक तो सबने बड़े उत्साह के साथ किया, धीरे 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 अब ऐसा लगने लगा जैसे लॉकडाउन में रियायत मिलने लगी कि सरकार को भी अब ये लगा कि अब इससे ज्यादा लोगों को होल्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है, अब आप बाहर निकलिए। और काफी हद तक सरकार ने भी लोगों को ये कह दिया कि भाई अब आपके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, आत्मनिर्भर बनिए, या उसका दूसरे शब्दों में आप अंदाजा अगर लगाएं तो ये कह दिया कि भाई अपना अपना भी आप देख लीजिए। मुझे लगता है कि ये हमें समझना, उसका फाइनल वर्ड बोलना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये जरूरी है कि लोगों को बंद रखना ये नुकसानदेह होता ही है और तकलीफ तो होती है, मानसिक पीड़ा भी होती है, शारीरिक पीड़ा भी होती है और वित्तीय पीड़ा भी होती है। तो इसलिए किसी व्यक्ति को भी या किसी कल कारखाने को भी ये आसान दौर नहीं होता है, लेकिन असाधारण परिस्थिति में असाधारण उपाय करने पड़ते हैं। लॉकडाउन एक ऐसा ही असाधारण उपाय है। मुझे लगता है सुधीर जी, एक बात को हमें और चर्चा करनी चाहिए जी, कि कोविड का जो पक्ष है वो तो यहां तक हमने समझ लिया,
लेकिन कोविड से बाहर आकर जहां भी कह जब मोदी जी कहते हैं तो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो प्रयास नया शुरू किया है, जिस पैकेज का नाम ही आत्मनिर्भर भारत ये रखा है, तो भारत को एक नई दिशा देने का ये मौका है। यही समय है जब सुधार कर सकते हैं। तो ये समझकर मोदी जी ने जो निर्णय की श्रृंखला ली है वो मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जी हाँ, ये कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो सिल्वर लाइनिंग आप कह सकते हैं इस संकट की घड़ी में जो हुई हैं। एक जावड़ेकर जी, सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि इस दौरान प्रदूषण बहुत कम हुआ है। जो हम पहले सोचते थे कि ये तो संभव नहीं है कि सारी दुनिया को हम रोक दें और फिर प्रदूषण को ठीक कर दें, लेकिन देखिए वो भी हो गया। सारी दुनिया रुक गई, प्रदूषण के लेवल नीचे आ गए, यहां तक कि गंगा का जो पानी है वो भी शुद्ध हो गया। अब चुनौती ये है इसको ऐसे रिटेन कैसे रखें भाई साहब। जी नहीं, देखो, हमें समझना चाहिए कि आप वाहन चलाओगे तो प्रदूषण होगा, थोड़ा होगा। अब BS6 आया है और BS6 का वाहन होगा तो बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी प्रदूषण थोड़ा होता है। कल कारखाने चलेंगे तो उसका जो पानी नदी में छोड़ने का जो हमारा मापन होता है उसमें 30 BOD तक छोड़ने की परमिशन होती है, 30 से ज्यादा नहीं छोड़ना है, ये बंधन होता है। या हवा में जाने वाले कल कारखानों की चिमनी पर भी हमने 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं और 24 घंटे निगरानी करते समय स्टैंडर्ड्स पहले जो थे यूपीए के जमाने में उससे बहुत कठिन किए हैं। तो कम से कम प्रदूषण हो इसके नीतियां बनाई है, उसके मानक तैयार किए हैं, फिर भी थोड़ा प्रदूषण होता ही है। हम रोमांटिक बन के अब जैसे सारा देश बंद रखोगे तो प्रदूषण होगा ही नहीं, लेकिन देश बंद रखोगे तो देश जिंदा भी नहीं रहेगा। तो हमें व्यवहार भी समझना चाहिए। लेकिन हमने एक तय किया है, हमने इस अध्ययन के आधार पर यह तय किया है कि प्रदूषण के जो भी मानक है उन मानकों का सही परिपालन करते हैं कि नहीं देखना, और जहां परिपालन नहीं हो रहा है वहां कड़ी कार्रवाई करना, यह हमने निश्चित किया है। ऐसे करने वाले लोगों को मैं चेतावनी आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्रदूषण के, पर्यावरण के मानक जो तय किए हैं उसी के अंदर आपको काम करना होगा, अच्छा काम करना होगा। जी प्रकाश जी, अब एक और मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे और वो है जानकारी, इंफॉर्मेशन और फेक न्यूज। जानकारी सबसे सशक्त माध्यम है किसी के लिए भी इस समय। आप सोचिए अगर कोविड-19 के बारे में दुनिया को भी सही समय पर जानकारी मिल जाती तो कितनी सारी जान बच सकती थी, कितना सारा नुकसान होने से बच सकता था। जानकारी की इतनी शक्ति है, लेकिन इस दौरान हमने ये देखा कि जानकारी रोकी भी गई है, जानकारी का दुरुपयोग भी हुआ है और जानकारी फेक न्यूज के माध्यम से गलत जानकारी फैलाई भी गई है। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एटम बॉम्ब जो है वो दुनिया के सामने आने वाला है। अब आप INB मिनिस्टर होने के नाते इसे कैसे कंट्रोल आप करेंगे? बहुत सारे वेबसाइट्स हमारे देश में ऐसे हैं जो उल्टी सीधी अनवेरिफाइड जानकारियां लोगों तक पहुंचाते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल दिस? मैं तो ये कहूंगा अनवेरिफाइड नहीं, कुछ लोग तो जानबूझ के गलत खबरें पहुंचाने का और गलत खबरें देने का प्रयास करते हैं। ये बहुत गंभीर है। और जब दिल्ली में 2 दिन दंगे हुए तब जो जिस तरह की न्यूज आने लगी विशेषतः विदेशी मीडिया में, तब मुझे एकदम ध्यान में आया कि ये एक बड़ी गहरी चाल है कि झूठ की खबरें इसी समय परोसते जाएंगे। तो इसलिए हमने उसी समय रोज 12:30 बजे मीटिंग करते थे। सेशन चल रहा था तो भी मेरे केबिन में मीटिंग होती थी, सभी संबंधित अधिकारी इकट्ठा आते थे। दिन भर में क्या छपा है वो सब समझते थे और उसका प्रतिवाद क्या करना है, उसका उत्तर क्या करना है। और सुधीर जी, आपको बताने में मुझे हर्ज नहीं, हमने प्रिंट में जो ऐसे गलत जानकारी दे रहे थे और गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे या फेक न्यूज दे रहे थे, उनके खिलाफ हमने रिबटल दिया, उनके खिलाफ शिकायत की, प्रेस काउंसिल में भी शिकायत की, उनके मालिकों को भी लिखा, उनके संपादकों को भी लिखा, इनके
ये स्टॉक होल्डर्स को भी लिखा, तो सबको लिखा, उसका परिणाम हुआ। और अभी देश भर में कोविड के समय हमने देखा जानबूझ के अफवाह फैलाने का कुछ लोगों ने उद्योग शुरू किया। तो इसको खत्म करने के लिए हमने 20 अधिकारियों का एक कक्ष निर्माण किया, फेक न्यूज बस्टर। और फेक न्यूज बस्टर का जो काम किया उसका परिणाम ये हुआ कि रोज कहीं भी टीवी में या समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया में कहीं भी फेक न्यूज आती है तो हर ऐसी निगेटिव खबर का तुरंत हम सच्चाई जान लेते हैं, और जो सच्चाई में सामने आता है, और ये जल्दी करते हैं ऑन रियल टाइम बेसिस, और 3-4 घंटे में उसका स्पष्टीकरण देते हैं। उनको न्यूज वापस लेना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है, और उसके बारे में हम प्रेस काउंसिल से लेकर सबको संबोधित भी करते हैं। जी, तो आपको लगता है कि वायरस तो चला जाएगा, लेकिन वायरस से भी ये ज्यादा खतरनाक चीज जो फेक न्यूज है ये अभी हमारे देश में रह जाएगी? जैसे पेड न्यूज खतरनाक थी, उससे भी ज्यादा फेक न्यूज खतरनाक है, क्योंकि लोगों की अब जैसे प्रसिद्ध दिल्ली के वकील, उन्होंने एक दिन बताया, अपना ट्वीट चलाया कि वहां गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में एक महिला ने भूख के कारण अपने 5 बच्चों को नदी में फेंक दिया। लेकिन वास्तविकता थी कि उसके घर में खाना बना हुआ था, उसने ही बनाया था, और बहुत सारा खाना था वहां, अनाज भी था, सब कुछ था। लेकिन पति पत्नी का झगड़ा हुआ और वो चिढ़ के निकल गई, और जो दुर्घटना हुई वो हुई, तो जिसके लिए किसी को भी दुख होगा। लेकिन जो कारण बताया गया वो डेंजरस था, वो डायबोलिक था, वो सच नहीं था। हमने झूठ का पर्दाफाश किया। ऐसे एक नहीं, पिछले 2 महीने में हमने सैकड़ों खबरों का ऐसा निराकरण किया है और ऐसा पर्दाफाश किया है कि जो फेक न्यूज के जरिए राजनीति चमकाना चाहते थे। प्रकाश जी, आप अपने जीवन में 69 वसंत देख चुके हैं, यानी यू आर 69 नाउ। जी, ये जो कोविड-19 के जो हमने कुछ महीने देखे हैं, इन्होंने लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया है। हम जिस तरीके से जो नकली जीवन जी रहे थे वो हमारे सामने जो है अब सामने हमारे उसका भी पर्दाफाश हुआ है, कितना नकली जीवन था। सबसे बड़ी जो हमें जो एहसास हुआ है वो ये है कि हमारा जो शरीर है और स्वास्थ्य है ये अब हमारा नया पासपोर्ट बन गया है। यानी अब हमें एयरपोर्ट पर एंट्री, नौकरी, हर जगह कोई भी सुविधा ये दिखाकर मिलेगी कि मेरा शरीर कितना स्वस्थ है और मैं आरोग्य सेतु में पॉजिटिव हूं या नेगेटिव हूं। तो आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ अपने निजी अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि आपकी अपनी नई फाइंडिंग्स क्या रही इस दौरान? मेरी नई फाइंडिंग है, मैं पहले से ही एक डिसिप्लिन के साथ जीता हूं, तो संयम से ही रहता हूं, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर ठीक चाहिए और उसके साथ साथ मन ठीक चाहिए। वो प्रसन्नता होती है तो वो चेहरे पर आती है। तो शरीर अच्छा चाहिए, मन अच्छा चाहिए, बुद्धि जगह पर चाहिए, उसमें कभी मत्सर अहंकार न पैदा हो, और उसके साथ साथ अपना आत्मा शुद्ध ही होता है, उसके साथ उसकी याद करके चलते रहना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मैंने भी अभी बहुत सारा सीखा है कोविड में, और ज्यादा डिसिप्लिन करता हूँ। सुबह 6 बजे घूमने निकलता हूँ, फिर उसके बाद में योगासन करता हूँ, फेफड़ों के ज्यादा कसरत करता हूँ, तो उसका उपयोग होता है। तो ये जितना कर सकते हैं, दवाएं समय पर लेता हूँ, और उसके साथ साथ जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो भी लेता हूँ। और हर सप्ताह मैं डॉक्टर गुलेरिया के पास जाकर एक बार चेकिंग करा लेता हूँ। जी, एक आपने और बहुत क्रांतिकारी काम किया इस दौरान, जो देश ने कभी सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है। आपने दूरदर्शन पर रामायण सीरियल को वापस आप लाए, और वो एक ऐसी चीज थी, उसका जो रिस्पांस मिला वो शायद देश को भी नहीं पता था कि रामायण सीरियल आज के इस कलयुग में भी लोग इतना उसको पसंद करेंगे और इतना सराहेंगे। तो इसके पीछे यहां से आपको क्या लर्निंग आई, ये आइडिया कैसे आया, और उसका रिस्पांस देखने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? जैसा मैं आपको बताऊं सुधीर भाई कि मैं
कोरोना आते ही और जब 21 दिन का लगा तो मुझे यह एहसास हुआ कि ये थोड़ा लंबा भी चल सकता है। तो दूरदर्शन ही लोग देखेंगे, यानी टीवी देखेंगे, समाचार पत्र भी नहीं मिलेंगे, तो टीवी पर अच्छे कार्यक्रम होने चाहिए। तो दूरदर्शन पर सबसे बेस्ट कार्यक्रम आज तक इतिहास में जो हुआ है वो रामायण महाभारत है। तो इसलिए मैंने रामायण के जो प्रेम सागर जी है, सागर जी के पुत्र, तो उनसे बात किया, महाभारत के बी आर चोपड़ा के फैमिली के साथ बात किया, और बात करके हमने सारे हमारे अधिकारियों ने टाइप किया और रामायण और महाभारत शुरू हुआ। उसकी रचना ऐसी की कि 40 दिन में वो खत्म हो जाए, इस तरह से हमने सोच कर किया। लेकिन लोगों ने इतना पसंद किया और इतना अच्छा चला कि रामायण नई जनरेशन ने देखा, दुनिया के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गए। एक व्यूअरशिप कार्यक्रम को कितना हो सकता है, तो सबसे दुनिया का लोकप्रिय कार्यक्रम वो रहे, तो रामायण और महाभारत रहे। और मुझे एक याद है, वही प्रसिद्ध वकील उस समय उन्होंने लिखा कि ये तो मजहब की अफीम दे रहे। मैंने कहा ये मजहब कहाँ आ गया, अरे ये तो भारत की विरासत है। इंडोनेशिया में मुस्लिम देश है, फिर भी रामायण चलता है, और यहाँ क्यों नहीं चलेगा, और चलेगा ही। और मैंने कहा रामायण हुआ, महाभारत चल रहा है, और अब कल रामायण समाप्त होगा, परसों से कृष्णा शुरू होगा। उसमें कोई गलत थोड़ी ना बात कर रहे, ये कोई कर्मकांड या कोई मजहब का प्रचार नहीं है, ये देश को नैतिक रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाली कथाएं है, और उसका सम्मान होता है, और सभी मजहब के लोग देखते हैं, सभी लोग आनंद लेते हैं। लोगों में कीड़ा नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में कीड़े होते हैं और वो अपने तरीके से ही सोचते रहते हैं। जी जी बिल्कुल। पहले लगता था कि ये इस ट्विटर के ज़माने में, टिकटॉक के ज़माने में, फेसबुक के ज़माने में पता नहीं रामायण चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन भारत का स्वभाव क्या है भारत के लोगों ने अभी बता दिया। प्रकाश जी, आपसे आखिरी सवाल, और ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं या नहीं। आपके आने से पहले हम चीन के बारे में बात कर रहे थे। चीन के साथ इस समय हमारा तनाव चल रहा है, आप कुछ देश को बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही बताऊंगा कि चीन के बारे में विदेश मंत्रालय जो भी कुछ कहना है कहेगा, और उसी पर विश्वास रख के आगे बढ़ो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। भारत आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। जी प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय हमारे लिए निकाला। नमस्ते, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देश के लिए, आपके काम के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए। जी, No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.